अब आगे रुक करते हैं, आपको सीधा लिए चलते हैं। दरअसल आज से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हो गई है। वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान का आगाज यहां पर आज करने जा रहे हैं। तस्वीरें सामने आ रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया है। तो आज से स्कूल चलो अभियान 2023-24 की शुरुआत हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस अभियान का आगाज करने वाले हैं। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम की शुरुआत में 5 बच्चों को प्रतीकात्मक रूप से किताबें सीएम योगी खुद सौंपने वाले हैं। इसके पीछे का लक्ष्य रखा गया है अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचना, 8वीं कक्षा तक के बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराना। इसके पीछे का मकसद, लक्ष्य यहां पर रखा गया है। और कार्यक्रम की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। सीएम योगी कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। लोक भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन यहां पर हो रहा है। तो आज से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की जा रही है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। तमाम बच्चे यहां पर मौजूद हैं। स्कूल से बच्चे आए हुए हैं और इस अभियान का मकसद आपको बता दें, दरअसल उन लोगों को उन बच्चों को इस अभियान के साथ जोड़ना है जो स्कूल छोड़ चुके हैं। खासतौर पर लड़कियों पर फोकस यहां किया जाएगा। परिजनों के मन में स्कूल फीस को लेकर डर खत्म करना इस अभियान का मकसद है। डीबीटी के जरिए मिलने वाली राशि की जानकारी भी लोगों तक दी जाएगी। इसी के साथ लोग स्कूल ना छोड़े, इसको लेकर के भी लोगों को समझाया जाएगा, परिजनों को समझाया जाएगा, छात्रों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। तो स्कूल चलो अभियान की शुरुआत यहां हो रही है। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। संचारी रोग अभियान की भी इसी के साथ शुरुआत यहां होने जा रही है। कार्यक्रम का आगाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। और इसी कार्यक्रम में जहां स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की जा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, तो वहीं इसी के साथ संचारी रोग को लेकर के भी, उसे रोकने को लेकर, उन्मूलन को लेकर और संचारी रोग को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने को लेकर के भी इस अभियान की यहाँ पे शुरुआत यहाँ हो रही है। सरस्वती वंदना में हमने अपनी तालियों के माध्यम से अपने प्रणाम ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के चरणों में समर्पित किए। और अब मैं स्कूल चलो अभियान के बारे में जानकारी देने के लिए और अतिथियों के स्वागत के लिए आमंत्रित कर एमएलसी के लिए 6 नामों का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा गया। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। रजनीकांत माहेश्वरी ब्रज क्षेत्र के पूर्व अध्यक्ष का नाम भी इसमें शामिल है। पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य साकेत मिश्रा का नाम भी है। अम्बेडकर महासभा के लालजी प्रसाद निर्मल का नाम भी इसमें मौजूद है। एएमयू के वीसी तारिक मंसूरी का नाम भी है। राम सुभग राजभर अधिवक्ता आजमगढ़ का नाम शामिल भी है इसमें। काशी भाजपा जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा का नाम भी भेजा गया है। 6 नाम यहां पर भेजे गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। एमएलसी के लिए 6 नामों का प्रस्ताव राज्यपाल को यहां भेज दिया गया है। इसमें बड़े नाम यहां शामिल है और बेहद ही महत्वपूर्ण नाम इसमें शामिल है। लालजी प्रसाद निर्मल का नाम भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तारिक मंसूरी का नाम भी इसमें शामिल है जो कि वीसी एएमयू के हैं। और इसी के साथ राम सुभग राजभर का नाम भी इसमें शामिल किया गया है। 6 नामों का प्रस्ताव एमएलसी के लिए राज्यपाल को यहां भेज दिया गया है। हंसराज विश्वकर्मा का नाम भी इसमें शामिल किया गया है। रजनीकांत माहेश्वरी, इनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। और अब ये 6 नामों का प्रस्ताव राज्यपाल को भेज दिया गया है। वीरेश पांडे यूपी ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। वीरेश, जानकारी दीजिएगा इस पर। एमएलसी के लिए 6 नामों का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा गया। देखिए, बहुत ही टेक्निकल तरीके से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर योग्यता के हिसाब से ये नाम भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री बहुत दिनों से इस पर विचार मंथन कर रहे थे। संगठन के लोगों से भी उनकी विचार विमर्श हुए थे इस मामले पर और आखिर सोर्सेज से ये खबर है कि ये जो 6 नाम है इस पे बहुत मंथन हुआ। दिल्ली में भी इस मामले को लेकर बहुत मंथन हुआ, नहीं तो ये लिस्ट बहुत पहले जारी हो सकती थी। लेकिन जो लिस्ट आई है उसमें जो सामाजिक समीकरण है वो समझने लायक है। हंसराज विश्वकर्मा जिलाध्यक्ष हैं, काशी यानी बनारस के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के जिलाध्यक्ष हैं, उनको एमएलसी बना दिया जाता है। राम सुभग राजभर, जो राजभर राजनीति है, वो अधिवक्ता है आजमगढ़ से, उन्हें एमएलसी बनाया जाता है। मंसूरी वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उनको एमएलसी बनाया जाता है। और लालजी प्रसाद निर्मल अम्बेडकर चलाते हैं और दलित नेता के तौर पर विख्यात है, काफी नाम है उनका के बीच में, उन्हें बनाया जाता है। और सांभर फेस देखा, बहुत दिनों से उनकी कोशिश थी कि देवरिया से वो लोकसभा का चुनाव लड़े, का चुनाव लड़े। पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य के तौर पर वो पूर्वांचल में अक्सर देवरिया और श्रावस्ती
हैं वो बहुत सक्रिय दिखाई दिए। माना था कि जो 14 लोकसभा एमएलसी बना दिया गया, जो प्रधान सचिव प्रधानमंत्री रहे हैं और राम के अध्यक्ष हैं उनके पुत्र हैं, काफी और साथ ही पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष ब्रज क्षेत्र की। ठीक है वीरेश, आपके पास लौटेंगे, टेक्निकल इश्यू हो रहा है, आपकी आवाज जो है वो क्लियर नहीं है, आपके पास दोबारा लौटेंगे वीरेश। फिलहाल तमाम जानकारी आपने हमें पहुंचा दी कि किस तरीके से बेहद ही महत्वपूर्ण नाम इसमें यहाँ पर शामिल किए गए हैं। 6 एमएलसी के नाम भेजे गए हैं, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी यहाँ पर मिली है। एमएलसी के लिए 6 नामों का प्रस्ताव आपके पास वापस आ रही है। वीरेश, अपनी बात को कंटिन्यू करिएगा। मैं ये कह रहा था आज एक समीकरण को साधने की कोशिश इस पूरे लिस्ट में देखा जा सकता है। ब्राह्मण तौर पर साकेत मिश्र हैं, पिछड़े में हंसराज विश्वकर्मा, रामसुभग राजभर, दलित से लालजी प्रसाद निर्मल, तारिक मंसूरी वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और रजनीकांत माहेश्वरी पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के ब्रज क्षेत्र के हैं। तो ये जो नाम आए, बहुत सारे नाम चल रहे थे कि इस तरह के नाम होंगे, किसकी पसंद होंगे, लेकिन 2024 के चुनाव के मद्देनजर इस लिस्ट को देखा जा सकता है और बहुत ही बैलेंस, बहुत संतुलित लिस्ट के रूप में इसे देखा जा सकता है। ये लिस्ट बहुत दिनों से रुकी हुई थी, इस पे हाईकमान यानी अमित शाह और जेपी नड्डा से भी इस पे चर्चा हुई और अगर हंसराज विश्वकर्मा भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं काशी क्षेत्र में, उनका एक फोटो अभी रिलीज हुआ था कुछ दिन पहले, प्रधानमंत्री के साथ वो पार्लियामेंट में मिलने गए और वहां उनका फोटो आया था। तो ये समीकरण साधने की कोशिश की गई है। अगर पूर्वांचल की बात करें तो राजभर बिरादरी एक बहुत बड़ी कमजोरी है भारतीय जनता पार्टी का। बहुत लोगों पर उन्होंने दांव लगाया, लेकिन अभी भी उनकी लीड डेवलप नहीं हो पाई, इसलिए रामसुभग राजभर अधिवक्ता है आजमगढ़ के, कादरी में उन्हें बनाया गया। दलित अगर हम बात करें तो निर्मल, लालजी प्रसाद निर्मल दलितों का काम करते हैं और तारिक आने वाला नाम है यूनिवर्सिटी। आप देख सकते हैं कि इन्हें बनाया जा रहा है। तो ये जो नामित पद है वो योग के लिहाज से समीकरण बहुत ही मुफीद है जनता पार्टी के लिए, इसलिए इस को भारतीय जनता पार्टी। ठीक है वीरेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और आगे रुक करते हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से। नगर निकाय चुनाव में जीत की रणनीति बना रखा है विपक्ष। निकाय चुनाव को लेकर शिवपाल यादव के साथ अखिलेश यादव बैठक करेंगे। कल बसपा प्रमुख मायावती ने भी बड़ी बैठक बुलाई है। तो लगातार अब विपक्ष की तरफ से रणनीतियां बनाई जा रही है नगर निकाय चुनाव को लेकर के। जीत की रणनीति बनाते हुए नजर आ रही है विपक्षी पार्टियां निकाय को लेकर के। शिवपाल यादव के साथ अखिलेश यादव की बैठक। तो वहीं कल बसपा प्रमुख मायावती ने भी बैठक बुलाई है और निकाय चुनाव को लेकर रणनीति यहां पर बनाई जाएगी। विपक्षी पार्टियां अब यहां पर जुट चुकी हैं जीत को लेकर के। जीत की रणनीति बना रहा है विपक्ष। शिवपाल यादव के साथ बैठक होने वाली। अखिलेश यादव की तमाम कार्यकर्ता यहां मौजूद रहेंगे। आगामी चुनावों को लेकर यहां मंथन किया जाएगा। जीत की रणनीति पर फोकस यहां रहने वाला है विपक्षी पार्टियों का। तो वहीं मायावती भी कल बैठक करने जा रही हैं। बसपा प्रमुख मायावती, रणनीति बनाई जाएगी निकाय चुनाव को लेकर। जीत की रणनीति यहां पर बनाई जाएगी। तो निकाय चुनाव को लेकर अब विपक्षी पार्टियां जो कि पूरी तैयारी में जुट चुकी हैं। बसपा प्रमुख मायावती कल जहां बैठक करने वाली है, तो वहीं आज अखिलेश यादव शिवपाल यादव की मुलाकात, दोनों के बीच बातचीत मंथन होगी। तमाम कार्यकर्ता उस बैठक में मौजूद रहने वाली हैं और निकाय चुनाव को लेकर कैसे जीत यहां दर्ज की जाए, इसको लेकर के मंथन यहां पे किया जाएगा। और ऐसे में देखा यह भी जा रहा है कि निकाय चुनाव में विपक्षी पार्टियों का डर भी सामने आ रहा है। तो अब ये देखिए, हम आपको पिछली बार जहां नगर निगम में महापौर चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत मिली थी, तो वहीं इस बार विपक्षी पार्टियां इसमें जुट चुकी हैं कि कैसे भाजपा को शिकस्त दी जाए। तो निकाय चुनाव में विपक्ष का जो डर है वो सामने आ रहा है। पिछली बार सपा और कांग्रेस महापौर की एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। ऐसे में इस बार दोनों ही जीत दर्ज करने के लिए जुट चुकी है। पिछले चुनाव में हालांकि कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा था। महापौर की 6 सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। कानपुर नगर, गाजियाबाद, मथुरा, मुरादाबाद, वाराणसी, सहारनपुर में कांग्रेस दूसरे नंबर पर यहां थी। वहीं अयोध्या, गोरखपुर, प्रयागराज, बरेली और लखनऊ में सपा की बात की जाए तो सपा यहां दूसरे नंबर पर रही थी। तो पिछली बार जहां नगर निगम महापौर चुनाव में भाजपा ने 70 सीटों पर भाजपा को यहां जीत मिली थी। तो ऐसे में इस बार हालांकि विपक्षी पार्टियां रणनीति बना रही है कि कैसे भाजपा को शिकस्त दी जाए और जीत यहां पर दर्ज की जाए।
सीटों का ये पूरा हम आपको बता रहे हैं। बसपा ने जहां 29 सीटें जीती थी, 198 सीटों पर कैसा प्रदर्शन रहा था पार्टियों का। कांग्रेस के खाते में उस वक्त सिर्फ 9 सीटें ही गई थी। 43 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार यहां पर जीते थे। नगर पालिका की 198 सीटों में से भाजपा को 70 सीटों पर जीत यहां मिली थी। तो वहीं बात अगर नगर पंचायतों की जाए तो यहां पर 182 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे। 100 सीटों पर भाजपा की जीत यहां हुई थी। और इसके अलावा नगर पंचायतों की सीटों पर 83 सीट पर सपा का कब्जा देखने को मिला था। 45 सीट बसपा के खाते में गई थी नगर पंचायत की। 45 सीट जहां बसपा के खातों में, तो वहीं 17 सीटों पर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और ऐसे में इस बार विपक्ष जुट चुकी है रणनीति बनाने में निकाय चुनाव को लेकर। अगली खबर का रुख करते हैं। आज से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चलना महंगा हो गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गाजीपुर से लखनऊ जाने पर अब ज्यादा टोल टैक्स देना होगा। एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले लोगों का कहना है कि टैक्स बढ़ने के साथ ही सुविधाओं को बढ़ाया जाना चाहिए। पेट्रोल पंप और शौचालयों की कमी की वजह से लोगों को काफी परेशानी होती है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यात्रियों ने सुविधाएं बढ़ाने की मांग की है, क्योंकि अब ज्यादा टैक्स उन्हें देना होगा। ऐसे में लोगों का कहना है कि टैक्स ज्यादा पे कर रहे हैं, तो वहां पर सुविधाएं भी बढ़ाई जानी चाहिए। पेट्रोल पंप पर शौचालयों की कमी देखी जाती है और ये भी कहा गया है कि लोगों को काफी परेशानी होती है। इन सुविधाओं को भी वहां पर बढ़ाया जाए। तो टोल टैक्स बढ़ने की वजह से सफर अब महंगा हो गया है लोगों के लिए। अब जैसे ही सफर महंगा हुआ है तो लोगों ने अपनी परेशानियों को भी सामने यहाँ पे रखा है। लोगों का कहना है कि पेट्रोल पंप पर शौचालय की कमी होती है, उसको बढ़ाया जाए। तमाम सुविधाएं भी लोगों के लिए वहां बढ़ा दी जाए। आज से एक्सप्रेसवे पर चलना महंगा हो गया है, ये खबर सामने आई है। टोल टैक्स बढ़ने की वजह से ये सफर महंगा हो गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यात्रियों ने सुविधाएं बढ़ाने की भी हम मांग यहां पर रख दी है। यात्रियों का कहना है कि शौचालय और पेट्रोल पंप की वहां पर सुविधाएं और बढ़ाई जाए। लोगों की तरफ से सुविधाएं भी होना चाहिए, चाहे मतलब केंद्र सरकार ने सुविधाएं भी बहुत हाईवे बढ़ाई है। हमको सुविधा भी तो मिल रही है, तो महंगाई बढ़ रही है तो सुविधाएं भी बढ़ेंगी। एक्सप्रेस में तमाम पेट्रोलिंग हो रही है, रेस्टोरेंट खुल गए, कहीं आदमी फ्रेश हो सकता है, तमाम सुविधाएं हैं। सुविधाएं भी दे रहे तो स्वाभाविक महंगाई में वो भी बढ़ेगा। हमको वो नहीं करना चाहिए। टोल टैक्स वैसे इतना ज़्यादा तो नहीं बढ़ाया है, मैंने सुनने में 10 रुपए करीब बढ़ाए हैं। उससे तो ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेस पे सुविधाएं हैं अभी पूरी तरह से विकसित नहीं की गई। सर थोड़ा अगर फैसिलिटी हम ले रहे हैं, थोड़ा 9-10 तो आपको इतना करना ही पड़ेगा भाई। इतनी बेहतर सुविधाएं हैं, हर जगह पेट्रोल टंकी है, खाने पीने की सब सुविधा है, हर जगह पे इमरजेंसी सुविधा, पुलिस सुविधा, मतलब हजारों फैसिलिटी है। तो आज से और क्या क्या महंगा हुआ है ये भी अब आप जान लीजिए। सोना चांदी खरीदना अब महंगा हो गया है। सोने और इमिटेशन ज्वेलरी पर सीमा शुल्क आपको 20% से 25% यहाँ पर कर दिया गया है। चांदी पर सीमा शुल्क 7.5% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। हाईवे पर ट्रेवल करना भी अब आपके लिए महंगा हो गया है। NHAI ने टोल टैक्स को 7% तक बढ़ा दिया है। वहीं LPG और CNG के दामों में भी बदलाव हो सकता है। ज्यादा प्रीमियम वाली इंश्योरेंस पॉलिसी पर भी आपको टैक्स अब देना होगा। तो आज से कई चीजें जो कि महंगी अब हो रही हैं। तो आज से टोल टैक्स बढ़ गया है। अब 10% ज्यादा टोल टैक्स देना होगा। जहां एक्सप्रेसवे में दिल्ली से मेरठ तक 155 रुपए देने होते थे, अब आपको 160 रुपए देने होंगे। आज 1 अप्रैल है और आज से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो रही है। अगर बात करें तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में कई चीज़ों के रेट जहां पे बढ़ रहे हैं, तो वहीं कई चीज़ों के रेट घट भी रहे हैं। आज से अगर बात करें तो टोल टैक्स में भी इजाफा हो रहा है और आम जनता को अब अपने वाहनों से चलने के लिए अधिक टोल चुकाने होंगे। इस वक्त मैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर मौजूद हूं और अगर बात करूं तो इस एक्सप्रेसवे पर भी 10% तक टोल की बढ़ोतरी की गई है। पहले सराय काले खां दिल्ली से लेकर के मेरठ तक जहां आप अपनी कार से जाते थे तो 155 रुपए टोल चुकाने होते थे, वहीं अब 160 रुपए टोल चुकाने होंगे। 10% की बढ़ोतरी की गई है और पूरे देश भर में जितने भी टोल प्लाजा हैं सभी जगह पे 10% पे की वृद्धि की गई है, क्योंकि नया वित्तीय वर्ष आज से शुरू हो रहा है और आज से कई चीज़ें जहां पे महंगी होंगी तो वहीं कई चीज़ें सस्ती होगी। अगर महंगाई की बात करें तो उसमें टोल वृद्धि भी की गई है। जिस तरीके से अगर बात करें तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बना हुआ है और यहाँ पे अगर बात करें तो दिल्ली से मेरठ तक का सफ़र 1 घंटे से इस एक्सप्रेसवे में तय होता है। फर्राटे से गाड़ियाँ दौड़ती है, तो अब इसमें टोल भी अधिक चुकाना होगा। आज से नई दरें लागू हो गई हैं और अब 10% की इसमें बढ़ोतरी की गई है। 155 रुपये जहाँ लगते थे पहले कार से मेरठ तक के सफ़र में, वहीं अब 160 रुपये आम लोगों को चुकाने होंगे अपने कार से सफ़र के दौरान। कैमरा पर्सन रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली।
रुख करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। यूपी में आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, लगभग 5 अधिकारियों के तबादले, जिनमें से आनंद कुमार को सदस्य राजस्व परिषद बनाया गया है। तो वहीं आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल को बांदा भेजा गया है। दुर्गा शक्ति नागपाल बांदा के डीएम बनाई गई है। वहीं दिव्य प्रकाश गिरी को स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव बनाया गया है। आईएएस संयुक्ता समदार एनसीआर की आयुक्त बनाई गई है। तो वहीं कृष्ण कुमार को राजस्व परिषद का सदस्य बनाया गया। तो आज सीधा लिए चलते आपको लोक भवन, जहां पर कार्यक्रम चल रहा है स्कूल चलो अभियान की। यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है और बच्चों को पुस्तकें बांटी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और तकरीबन 5 बच्चों को प्रतीकात्मक किताबें यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जा रही हैं। बच्चों को सीएम योगी खुद किताबें दे रही हैं और बच्चों के चेहरे पे भी अलग ही खुशी है। दरअसल स्कूल चलो अभियान की शुरुआत आज से की गई है। इसका आगाज मुख्यमंत्री ने किया है। लोक भवन में यह कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। इसके तहत बच्चों को आगे बढ़ाना, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ना और जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके थे उन बच्चों को दोबारा से स्कूल लाना, इस अभियान से जोड़ना, इसका मकसद है। यहाँ पर इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद की है और ये तस्वीरें बच्चों को किताबें बांटते हुए मुख्यमंत्री की। उप मुख्यमंत्री भी उनके साथ यहां पर मौजूद हैं, तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। स्कूल चलो अभियान 2023-24 की शुरुआत की गई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं। इस अभियान का मकसद ये रखा गया है कि जो भी परिजनों के मन में जो डर होता है स्कूल फीस को लेकर होता है, उसे दूर करना, बच्चों को स्कूल से जोड़ना, खासतौर पर लड़कियों पर फोकस किया गया है। तमाम लड़कियों को स्कूल से जोड़ना, ये इस पूरे अभियान का मकसद यहाँ पे रखा गया है ताकि बच्चे और बेहतर तरीके से शिक्षा को ग्रहण कर सके, अच्छे से पढ़ सके। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत आज से कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका आगाज यहाँ पर किया है। कार्यक्रम की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बच्चे जो एक एक करके आ रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ उन्हें किताबें पुस्तकें सौंप रखी है। 8वीं तक के बच्चों के लिए यहाँ पे रखा गया है। 8वीं तक के बच्चों को इस अभियान से जोड़ना है और इसी के साथ संचारी रोग अभियान की शुरुआत भी आज ही सीएम योगी आदित्यनाथ यहां से ही कर रहे हैं। और इस संचारी रोग अभियान के तहत लोगों को जागरूक करना है, उन्हें इस अभियान से जोड़ना। और ये तस्वीरें पुस्तक बांटते हुए की सीएम योगी आदित्यनाथ की। तमाम बच्चे यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और उन्हें किताबें दी जा रही हैं, पुस्तकें सौंपी जा रही हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम बच्चों को संदेश भी दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। सचमुच स्कूल चलो अभियान की शुरुआत यहाँ हो चुकी है। 2023-24 की शुरुआत की हुई है। इस पूरे कार्यक्रम का आगाज, इस अभियान का आगाज सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से यहाँ पर किया गया है। शुरुआत में 5 बच्चों को किताबें दी गई हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। खुद उन्होंने बच्चों को ये किताबें सौंपी हैं, बांटी हैं उन्होंने। उन बच्चों से बातचीत भी उनकी तरफ से की गई है। तकरीबन 8वीं तक के छात्रों के ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य इस अभियान के तहत यहाँ पर रखा गया है। साथ ही सीएम ने संचारी रोग अभियान की भी शुरुआत यहाँ पर की है। इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक करना है, लोगों को तक इस अभियान को पहुंचाना। इसकी शुरुआत आज से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर ली है। और यहाँ पर आप देखिए उनके साथ उप मुख्यमंत्री भी मौजूद है और कार्यक्रम को यहाँ पे और आगे अब बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले तस्वीर सामने आई थी, तमाम बच्चों को किताबें बांटी सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और अब यहाँ पर क्योंकि आज ही सीएम योगी आदित्यनाथ संचारी रोग अभियान की भी शुरुआत कर रहे हैं, तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत भी की गई है और इसके तहत बच्चों को जोड़ना, खासतौर पर उन बच्चों को जो स्कूल छोड़ चुके हैं, उनके बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की ये पहल स्कूल चलो अभियान की शुरुआत यहाँ पर की गई है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। लोक भवन में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर कार्यक्रम में सीएम योगी खुद वहां पर पहुंचे हैं, बच्चों से मुलाकात भी की है, उनसे बातचीत भी उनकी तरफ से किया गया है। और इसका लक्ष्य रखा गया है 8वीं तक के ज्यादा से ज्यादा बच्चों का नामांकन हो। इसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस कार्यक्रम में यहाँ पर मौजूद हैं। संदेश भी दिया जा रहा है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की तरफ से तमाम बच्चों को। वहां जहां बच्चे यहाँ पर मौजूद है, बड़ी संख्या में तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं।
और यहाँ पर देखिए बच्चों को सेल्फ डिफेंस भी सिखाने का भी प्रोग्राम की शुरुआत यहाँ पर कर दी गई है, ताकि बच्चे जब भी कहीं घरों से बाहर निकलते हैं तो अपनी आत्मरक्षा वो खुद कर सकें, किसी भी स्थिति से वो निपट सके। यहाँ पर ये भी बच्चों को संदेश दिया जा रहा है। स्कूल चलो अभियान 2023-24 की शुरुआत यहाँ कर दी गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। इसके तहत तमाम बच्चों को स्कूल से जोड़ा जाएगा। वो बच्चे जो स्कूल छोड़ चुके हैं या जिनके परिजनों के मन में फीस को लेकर एक डर होता है, उस डर को भी दूर करना इस कार्यक्रम का मकसद। और इसी के साथ बच्चों को सेल्फ डिफेंस भी यहाँ पर सिखाने का मकसद यहाँ रखा गया है, ताकि बच्चे आत्मरक्षा कर सके, खुद की सुरक्षा वो खुद कर सके। इस अभियान के तहत तकरीबन 4 लाख बच्चों की पहचान की गई है, जिन्हें इस अभियान से जोड़ा जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।